नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में खान सर के द्वारा करंट अफेयर जो क्लासरूम में पेज टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों ये अमेरिका ने इसको दे दी, इसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने इसको दे दी है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें, अगर प्रमुख इसकी फैक्टों की बात करें तो अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है और यह अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमथ हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सतर्क लाइसेंस दे दिया है और यह टीका शुरुआत में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबेसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी से बचाव के लिए किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, इसका ये प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? तो बात की जा रही है पतंग महोत्सव की। तो ये दोस्तों ये अहमदाबाद में किया गया, इसको ध्यान रखिए, अहमदाबाद में किया गया है, जो कहाँ है, गुजरात में है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साबरमती रिवर फ्रंट महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन गुजरात पर्यटन द्वारा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के तहत किया जा रहा है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया था और भारत में पतंग लाने के लिए फाहियान और हुसैन संघ को जिम्मेदार माना जाता है। इसको ध्यान रखें, फाहियान और हुसैन संघ को जिम्मेदार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया। इसको ध्यान रखिए, केरला बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, इसको टिक आउट कर लीजिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप से उपलब्ध है। और केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चली चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया है। और दोस्तों सीमा सड़क संगठन BRO ने निर्धारित समय से 1 महीना पहले इस 240 फुट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया है और नया बेली सस्पेंशन पुल का निर्माण अक्टूबर 2022 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों बात करें तो FF राजमौली ने इसका बेस्ट अवार्ड जीता है। और दोस्तों न्यूयॉर्क फिल्म सिटी क्रिटिक्स सर्कल में SS राजमौली को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो अगर दोस्तों बात करें तो ये अबेई ने की है सबसे बड़ी महिला यूनिट फोर्स की। अगर बात करें दोस्तों तो भारत पहली बार UN मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है और भारतीय बटालियन की तैयारी अबेई में UN पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। और अबेई साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है जिसमें 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है। पहली बार वर्ष 2007 में दोस्तों पश्चिम अफ्रीका देश के लाइबेरिया में UN पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अकेलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों ये हवाई में स्थित है। और दोस्तों हवाई की बात करती है कहाँ है दोस्तों, ये US अमेरिका में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा।
अगर इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। और किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और थोड़े समय के विराम के बाद किलाउआ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है और इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले महीने में 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रदान करती है? अगर दोस्तों बात करें तो ये FSSAI के द्वारा ये किया जाता है। दोस्तों बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन एवं रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया गया है, जो यात्रियों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मापदंड स्थापित करते हैं। और दोस्तों ये यात्रियों को गुणवत्तापूर्वक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन को प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों बात करें तो ये झारखंड में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये सम्मेद शिखर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। और दरअसल झारखंड सरकार श्री सम्मेद जी ने यानी पार्श्वनाथ पर्वत को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही थी और इसके पीछे का उसका मकसद ग्रामीण पर्यटक को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों बात करें तो कहाँ किया जा रहा है तो ये गोवा में दोस्तों किया जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, गोवा में किया जा रहा है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक किया गया है। और इस आयोजन का दोस्तों मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादी जैसी बाधाओं को दूर करना। और पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है और गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक हमारे देश में खेल का बड़ा महत्व और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस मुद्दे सामुदायिक भी खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। ये प्रमुख मकसद था, थीम यही था इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों बात करें तो कब ये दोस्तों प्रतिवर्ष जो है ये 10 जनवरी को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगर बात आगे बढ़े दोस्तों, अगर प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो विश्व हिंदी दिवस 2023 या विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यह पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था और 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। और हिंदी दुनिया की तीसरी और सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली विश्व भाषा है। और भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12वां हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में नारी फिजी में आयोजित किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बात करें तो ये केविन मैकार्थी को ये चुना गया है, जो ऑप्शन बी पर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट तो बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और केविन मैकार्थी को 246 मत प्राप्त हुए, जबकि हकीम जेफरी को 212 वोट मिले। और रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि के सभा के 55वें स्पीकर भी होंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों बिहार ने इसको शुरू की है। सामने में बिहार के नीतीश कुमार का फोटो भी लगा दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की, तो बिहार में जाति आधारित जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया था और जिसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिनी जाएगी
और बिहार कैबिनेट ने 2 जून 2022 को राज्य में जाति आधारित जनगणना को कराने की फैसला किया था। और बिहार की दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी तो पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू सिंह चौहान है। जीआई टैग की दोस्तों बात करें तो ये मिथिला मखाना इसको जीआई टैग मिला है, शाही लीची का इसको मिला है, जर्दालू आम का मिला है, और कतरनी चावल का जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, मिथिला मखाना, शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल का। और दोस्तों करंट की बात करें तो गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा दोस्तों कहाँ, गया में है। और दोस्तों माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा दोस्तों बात करें तो ये सीतामढ़ी में है। और दोस्तों विशाल स्वर्ण भंडार की दोस्तों बात करें तो ये जमुई में है। दोस्तों भारत का पहला एथनॉल प्लांट की दोस्तों बात करें तो ये पूर्णिया में स्थापित किया गया है। इसे दोस्तों बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों कर्नाटक ने इसको मंजूरी दे दी है, कर्नाटक सरकार के द्वारा ये मंजूरी दे दी है। अगर दोस्तों बात करें इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दे दी है। और यह दोस्तों यह एक बांध है जिसे महादेवी बेसिन से मालाप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। और इस परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पीने वाली पानी की सुविधा प्रदान करना है। और इस क्षेत्र में धारवाड़, बेलवाड़ी और बागलकोट और गदग शामिल है। यह क्षेत्र मिलकर राजस्थान के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र बनाते हैं। और इस परियोजना को गोवा और महाराष्ट्र के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, छेड़छाड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में ये माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दूधाधारी मठ में छेड़छाड़ा उत्सव मनाया गया है दोस्तों। ये पोष माह में पूर्णिमा की रात को छेड़छाड़ा पर्व मनाया जाता है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से याचना की थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब अम्बेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो बात करें अम्बेडकर लाइफ के द्वारा, लाइफ में दोस्तों ये फफी थ्रोड के द्वारा इसको लिखी गई है। बहुत मस्त प्रश्न है दोस्तों, हो सके एग्जाम में पूछ सकता है। फफी थ्रोड द्वारा इसको लिखी गई है। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो फफी थ्रोड की नवीनतम पुस्तक हाल ही में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च की गई है। ये पुस्तक की शीर्षक दोस्तों बात करें तो अम्बेडकर लाइफ या यह बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर की जीवनी है। किताब कोलकाता कार्यक्रम का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। तो बात करें तो ये केरल में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, ये केरल में स्थित है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो प्रमुख पॉइंट में कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। और ये 2 स्थान पर्यटक मंत्रालय के तहत यह 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुने गए हैं और 34 अन्य स्थानों में से भी है। और स्वदेश दर्शन योजना 1.0 के हिस्से के रूप में केरल में विभिन्न क्षेत्रों को इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और ग्रामीण सर्किट के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में प्रतिवर्षीय मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो भारतीय प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह दिवस विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को अपनाने के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने 1993 में दोस्तों 1993 शिकागो धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। और इसका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इसका मूल नाम दोस्तों सुरेंद्रनाथ दत्त था। और इसका निधन दोस्तों 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया है, इसमें भारत की रैंक क्या है। दोस्तों बात करें इसमें भारत की रैंक क्या है, तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक 85वां इसमें भारत का रैंक मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों प्रथम स्थान की दोस्तों बात करें तो हाल ही में दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जारी किया गया। और इस रैंकिंग में जापान के पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है, जापान फर्स्ट स्थान पर रहा है। और जापान लगातार 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखा है। भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में
85वां स्थान मिला है। और इस दोस्तों रैंकिंग में फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गया है। और सिंगापुर और साउथ कोरिया में इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा ये प्रतिवर्ष ये किया जाता है। दोस्तों आज की पेपर का लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दोस्तों ये इसको चुना गया है दोस्तों दिल्ली को। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के द्वारा ताज़े आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था दोस्तों। और NCAP ट्रेकर द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 लेवल का प्रदूषण था, जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से दोगुने स्तर पर था। और दिल्ली के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद शहर और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, और इस लिस्ट में बिहार का पटना दोस्तों चौथे स्थान पर है। और बिहार की मुजफ्फरपुर जिला दोस्तों 5वें स्थान पर है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में दोस्तों 20 प्रश्न का डिस्कशन देखे, जो खान सर के द्वारा अपने क्लासरूम में पेस्ट टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा सेशन लगे तो सेशन को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।